आज जो हम शुरू करेंगे वो फिजिक्स की बेसिक क्लास, यानी जिस बच्चे ने 11th में फिजिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ा और वो बच्चा अगर इस वीडियो को ध्यान से देख लेगा और सारी चीजों को समझ लेगा तो फिजिक्स के किसी भी चैप्टर में उस बच्चे को कोई समस्या नहीं है। तो ये जो वीडियो होगी हमारी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है जीरो लेवल। जीरो लेवल वाली क्लास है और इस जीरो लेवल को हम 2 पार्ट में खत्म करेंगे, एक आज का और एक कल। तो करें शुरू। तो आज की जो क्लास है बच्चों वो है फिजिक्स। तो इस क्लास के अंदर मैं फिजिक्स के सारे टॉपिक नहीं करूंगा डिस्कस, मैं आपको फिजिक्स के केवल वे टॉपिक बताऊंगा जिन्हें पढ़ने के बाद आपको फिजिक्स के किसी भी डेरिवेटिव में, किसी भी टॉपिक में कोई समस्या ना हो। क्लियर है कहानी? तो सबसे पहले बच्चों आपको जो आना चाहिए फिजिक्स के अंदर वो वीमा आना चाहिए। वीमा का मतलब होता है डायमेंशन। भाई सबसे पहला खेल है वीमा। ये एक अकेला ऐसा टॉपिक है जो आपको 11th में भी, 11th का केवल ये टॉपिक है 12th के अंदर, बाकी कोई भी टॉपिक 11th का 12th में नहीं है। डायमेंशन निकालना, और डायमेंशन का अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम जो पढ़ेंगे केवल उतना पढ़ेंगे जो हमें 12th में किसी भी यूनिट की डायमेंशन निकालने में कोई समस्या ना हो। तो उसके लिए सबसे बेसिक काम जो होगा आपका वो होगा लंबाई। अब कोई लंबाई का मतलब होता है लेंथ, तो लंबाई की डायमेंशन जो होगी ना वो लेंथ है तो एल होगी। द्रव्यमान की डायमेंशन क्या होगी बच्चों? समय की जो डायमेंशन है वो क्या होगी? और एक लास्ट टॉपिक बचेगा धारा वाला टॉपिक। धारा की भाई आपके 12th के अंदर यहीं तक सीमित है बात, बाकी डायमेंशन तो आपकी भी होती है, लेकिन हमें यहाँ 12th में उनका कोई यूज नहीं करना। आपको बस ये आना चाहिए, इसकी जरूरत है बस हमें। जिसकी जरूरत है केवल जीरो लेवल क्लास में मैं उसी को डिस्कस करूंगा। समझ रहे ना कहानी? और भी होगा डायमेंशन, लेकिन हमें जो नीड होगी बस इन 4 की होगी। चारों में कोई दिक्कत तो नहीं। अब इनकी हेल्प से हम क्या क्या, किस किस भौतिक राशि की डायमेंशन निकालेंगे उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले वो कहेगा भाई चाल की बताओ। तो चाल होती है बच्चों दूरी बटे, अब दूरी क्या है भाई? दूरी का चाल मतलब स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। अब ये दूरी जो है वो लेंथ है, एक लंबाई है, तो लंबाई की डायमेंशन। समय की वीमा, आंसर -1। अब आपसे कोई कहे वेग की बता दो भाई, वेग की, तो वेग होता है विस्थापन, अरे विस्थापन बटे, अब विस्थापन क्या है? विस्थापन भी एक लंबाई है, और लंबाई की डायमेंशन क्या हुआ है बच्चों? समय की डायमेंशन। तो फाइनल आंसर -1। इसी प्रकार अगर कोई आपसे कहे त्वरण बताओ, एक्सीलरेशन, त्वरण की डायमेंशन क्या है? तो त्वरण होता है भाई द्रव्यमान, क्या वेग बटे समय, वेग बटे समय। अब बताओ वेग की वीमा, अभी बताया था ना भाई, L-T-1। और समय की, तो भैया फाइनल आंसर क्या बनेगा? ये आ गया। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं त्वरण में? और कोई कहे बल की,
तो बल होता है द्रव्यमान गुणा, अब भाई द्रव्यमान तो है में, और त्वरण क्या है बोलो, तो ये किसकी डायमेंशन आई, बल की। और फिर वो आपसे पूछेगा आवेश, तो आवेश जो होगा बच्चों वो होगा धारा गुना समय, धारा गुना। अब बताओ भाई, धारा की बीमा, समय की बीमा, तो आवेश की बीमा क्या हो। तो 12th क्लास के अंदर हमें केवल इतनी डायमेंशन आनी चाहिए। अगर आपको इतनी डायमेंशन आती है तो 12th की किसी भी भौतिक राशि का आप क्या निकाल सकते हो, बीमा निकाल सकते हो। बस इतना आपके माइंड में चीजें होना चाहिए। तो 0 लेवल क्लास के अंदर सबसे पहला टॉपिक आपको जो आना चाहिए उसका नाम क्या है, डायमेंशन। इसके बाद जगह जगह बार बार एक शब्द यूज होगा जिसका नाम होगा क्या, आवेश। बच्चों आवेश का मतलब चार्ज, हर जगह हर टॉपिक में आवेश। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए आवेश क्या है। आवेश द्रव्य का वो गुण होता है जिसके कारण उसमें वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, यानी द्रव्य का वह गुण, द्रव्य का वह गुण जिसके कारण उसमें, जिसके कारण उसमें वैद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव, यानी या तो वैद्युत प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाए, उसी को क्या कहेंगे, आवेश। और बच्चों आवेश एक जो है अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी। कैसी राशि है बच्चों, और इसका जो मात्रक होता है वो मैंने अभी लिखाया, मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है भाई, और कोई आपसे पूछे इसकी बीमा कितनी है, तो बीमा मैंने अभी बताई भाई क्या थी बीमा। तो इतनी बात सबको क्लियर है, यानी द्रव्य का वो गुण जिसके कारण उसमें वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, उसी को क्या कहेंगे, चार्ज। चार्ज में ई भी लगेगा। और ये कैसी राशि है, और मात्रक और बीमा एटी। तो इतनी बात सबको क्लियर। उसके बाद बच्चों इसमें ये देखते हैं कि आवेश जो है वो दो तरीके का होता है। एक होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। धनावेश क्या है बच्चों, धनावेश अगर किसी वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज है तो वहां पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी बताओ, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी अगर किसी पर पॉजिटिव चार्ज है। क्यों, क्योंकि वो अपने कुछ इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को, और जब वो अपने कुछ पैसे दूसरे को दे देगा तो उसमें तो पैसों की कमी होगी या नहीं। और जब कोई भी वस्तु अपना कोई इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देवे भाई, तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज हो, और जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है परमाणु, वहां पर नेगेटिव चार्ज। तो ऋण आवेश किसी पे आ गया तो वहां पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होने वाली है जी, इलेक्ट्रॉनों की, बोलो यहां तक कोई समस्या। अगर किसी वस्तु पर धनावेश इलेक्ट्रॉनों की, किसी वस्तु पर ऋणावेश, तो इतनी बात क्लियर है।
वो होता है आवेश का अब आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है? आवेश के क्वांटीकरण का मतलब होता है कि अगर आप किसी वस्तु पर ये देखने लगो कितना आवेश है, तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण गुणज होगा। भाई इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा? इसका मतलब या तो उस वस्तु पर 0 इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस 1 इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस 2 इलेक्ट्रॉन डॉट 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 ईटीसी इस फॉर्म में होगा, यानी या तो 2 इलेक्ट्रॉन या उनके बीच में नहीं। अगर कोई कहे 1.3 आ जाए, नहीं भाई पॉइंट में नहीं आएगा। कोई कहेगा 1/4 आ जाए, नहीं आएगा। पूर्ण संख्या आएगी, या तो 2 आएगा या 3, 4 आएगा या 5, बीच वाले नहीं आएंगे। इसी को क्या कहेंगे भाई? वो फार्मूला क्या बनेगा? Q बराबर Ne। अब कोई कहेगा जी Q क्या है? Q का मतलब है वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश। N का मतलब क्या होगा जी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E का मतलब क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर। तो इतनी बातें यहां से आपको देखने को मिले। Q का मतलब, N का मतलब, E का मतलब। अब आपसे कोई पूछे कि भाई इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा 1.6 गुना। अगर कोई कहे प्रोटॉन पर, ये होगा माइनस का, प्रोटॉन पर होगा प्लस। और भाई अल्फा कण पर बोलो 3.2 गुना 10 की पावर -19 कूलम, यानी प्रोटॉन का डबल। प्रोटॉन का डबल होगा किस पर? अल्फा कण पर। तो ये आवेश का क्वांटीकरण तो सबको क्लियर हो गया। उसके बाद जो बच्चों टॉपिक आता है वो आता है कूलाम का नियम। कौन सा टॉपिक? कूलाम का नियम क्या कहता है वो सुनो। कूलाम का नियम ये कहता है कि मान लो 2 आवेश हैं, एक Q1 और एक, उनके बीच की दूरी कितनी है भाई? तो इनके बीच बच्चों आकर्षण बल भी लग सकता है और प्रतिकर्षण बल। और वो जो बल होगा वो बल हमेशा आवेशों के गुणनफल के तो होगा अनुक्रमानुपाती। जो बल लगेगा वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के। और दूसरी बात क्या होगी? बल जो होगा वो बीच की दूरी के वर्ग के। ये इक्वेशन नंबर, ये बात बनेगी। पहला वाला बल क्या होगा? आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। और दूसरा बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब इन दोनों को मिक्स कर दो भाई, क्या लिखेंगे बोलो? समीकरण 1 व। तो जब इसे मिक्स करेंगे तनिष, तो F अनुक्रमानुपाती क्या बनेगा? Q1 Q2 अपॉन। तो ये कांस्टेंट भी लेना पड़ेगा। तो जब कांस्टेंट लेंगे तो एक इक्वल का साइन लगाएंगे। इक्वल का साइन लगा के कांस्टेंट की वैल्यू
1/4πε0 के Q1। अब कुछ बच्चे कहेंगे जी ये क्या है के को कहते हैं माध्यम का पैरावैद्युतांक। माध्यम का क्या होगा जी? यानी ये वो पदार्थ होते हैं बच्चों जो इलेक्ट्रिसिटी के मार्ग में क्या करेंगे? रुकावट, उसको कम कर देंगे, उसकी गति चालकता को, तो उसे क्या कहेंगे हम? और वायु या निर्वात में इसकी वैल्यू फिक्स होती है। वायु या निर्वात में के की वैल्यू कितनी होती है भाई? तो जब यहाँ 1 रखेंगे तो फाइनल आंसर क्या बनेगा? तो भाई इतना न्यूटन का बल लगेगा, ये ध्यान रखना। इसे कहते हैं कूलाम का नियम, ये सबको ध्यान होना चाहिए। और बल का मात्रक क्या होता है जी? अरे बल का मात्रक, अब बच्चों ये आकर्षण भी हो सकता है, और आकर्षण कब होगा? जब दोनों की प्रकृति कैसी होगी? अलग अलग। अगर दोनों आवेश अलग अलग प्रकृति के हैं, एक प्लस है एक माइनस, तो उनके बीच लगेगा आकर्षण बल। और अगर एक पॉजिटिव और दूसरा भी पॉजिटिव, तो रिफ्लेक्शन करेंगे, रिपल करेंगे, यानी प्रतिकर्षण बल। तो ये बातें सबको क्लियर है, कूलाम का नियम। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैद्युत क्षेत्र। अब वैद्युत क्षेत्र बड़ा इजी है बच्चों। आवेश के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें हम उसके प्रभाव को अनुभव कर सकते हैं कि यहाँ भी कुछ है, उस सारे क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? मान लो यहां पर एक क्यू चार्ज रखा है और इसके चारों ओर क्या बन गया एक बच्चों? ये घेरा बना लेगा, और इस घेरे के अंदर कोई अगर टेस्ट चार्ज आया, मान लो Q0, तो तुरंत उस पर क्या लगेगा? एक फोर्स। तो ये जो घेरा है ना, ये घेरा, इस घेरे को ही क्या कहेंगे हम? यानी जहां तक हम उसके प्रभाव को अनुभव कर पाएंगे, किसके? आवेश के, तो उसी को हम क्या कह देंगे भाई? यानी आवेश के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें हम उसके प्रभाव को अनुभव कर सकते हैं, क्या कहलाएगा? कोई दिक्कत तो ना? ठीक है। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहेंगे भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड। जाने कहानी? यानी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र जहां उसके प्रभाव को हम अनुभव करेंगे, उसी को कह देंगे हम क्या? कोई दिक्कत तो ना? नेक्स्ट टॉपिक क्या है जी? चलो तो भाई अगला टॉपिक पढ़ते हैं। तो यहां तक तो किसी की कोई समस्या होगी नहीं भाई? क्या है? वैद्युत क्षेत्र आवेश के चारों ओर का क्षेत्र। आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को ही हम क्या कह देते हैं? अब आएगा नया टॉपिक भाई। नया टॉपिक क्या है? वैद्युत। ये बहुत बार आएगा, हर जगह आएगा वैद्युत क्षेत्र की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये क्या कहती है कि अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में, ये मान लो बच्चों वैद्युत क्षेत्र है, तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को, किस पर? एकांक। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसे जो डिनोट करते हैं भाई, इसे दिखाते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं भाई? इसे। अब इन तीनों में क्या रिलेशन है? तो मैंने तुम्हें बताया है
जिसके साथ एकांक है वो अपोन में जाना है। कहाँ जाना भाई? तो भाई ई का सीधा फार्मूला बनेगा ई बराबर एफ अपॉन क्यू जीरो। और इसका मात्रक आप बता सकते हो, बल का मात्रक प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति। ये इसका क्या है? मात्रक आ गया। कोई आपसे पूछे इसकी वीमा कैसे निकलेगी भाई? वीमा, तो इसकी वीमा निकालना बड़ा सरल है। बल की वीमा बताओ, एम एल टी माइनस टू। और आवेश की वीमा कितनी है भाई? 80। तो बताओ, सब ऊपर ले जाओ तो क्या बनेगा? एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1। ये वीमा आ गई इसकी। तो कोई दिक्कत तो ना? और कैसी राशि है ये? सदिश राशि। कैसी राशि है बोलो? तो इतनी बातें आपको याद रखनी। ई का मतलब, और फार्मूला क्या बनेगा? अच्छा, फार्मूले से भी डेफिनेशन बना सको, कैसे बताओगे? आप लिखोगे वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश पर लगने वाले बल और आवेश के अनुपात को क्या कहेंगे? ऐसे भी कह सको, आवेश पर लगने वाले बल और आवेश के अनुपात को क्या कह देंगे बच्चों? और कैसी है ये? सदिश। तो कोई दिक्कत तो ना इसमें? तो ये जगह जगह ये ई आपको देखने को मिलेगा आगे तक। फर्स्ट पार्ट में जितना भी टॉपिक है 5 यूनिट है आपकी, उन 5 में कहीं ना कहीं ई चमक जाए करेगा आपको। तो ई आएगा तो समझ लो क्या है ये? वैद्युत क्षेत्र की। और इसका फार्मूला, कोई दिक्कत वाली कहानी तो नहीं? तो ये क्लास कौन सी चल रही है हमारी? बेस क्लास, 0 लेवल क्लास। अगर आप इस क्लास को ले लोगे और वो तुम्हें समझ में आ गई तो 12th के फिजिक्स में आपको कोई समस्या नहीं। भाई टॉपिक तो आएंगे अलग अलग, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये मेरी समझ नहीं आया। सब चीजें क्लियर होंगी आपको। अगला टॉपिक क्या है भाई? वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव का मतलब है इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या मतलब? इलेक्ट्रिक। अब भाई ये होता क्या है वो सुनो। भाई ये एक ऐसा निकाय होता है, ऐसा सिस्टम होता है जिसमें 2 आवेश होते हैं। कितने आवेश? 2 आवेश। मान लो ये ए भी एक द्विध्रुव है, एक सिरे पर आवेश क्यों होगा, दूसरे पर भी क्यों? बस अंतर क्या होगा? परिमाण बराबर है दोनों के, लेकिन प्रकृति अलग अलग। ये नेगेटिव, यानी ऐसा निकाय जिसमें कितने आवेश होंगे? 2 आवेश, दोनों के परिमाण बराबर समान होंगे, लेकिन प्रकृति एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो इस प्रकार जो निकाय बनेगा, सिस्टम बनेगा, उसी को हम क्या कह देंगे? और भाई मान लो इसकी लंबाई कितनी है, और आपसे कोई पूछे द्विध्रुव का आघूर्ण कितना है? द्विध्रुव का तो आघूर्ण को P से दिखाते हैं भाई। कोई एक आवेश गुना आवेशों के बीच की, तो P बराबर क्या होगा? Q गुना 2 है। अब कोई कहे इसका मात्रक क्या है भाई? तो आवेश का मात्रक बताओ। वो लंबाई का मात्रक मीटर। तो भैया इसका मात्रक होगा कूलाम मीटर। अगर कोई वीमा की बात कर ले, वीमा, तो बता दो आवेश की वीमा। अब भाई लंबाई की वीमा, तो फाइनल आंसर 80 है। तो कोई दिक्कत? जान गए वैद्युत द्विध्रुव क्या है? 2 सिरे होंगे, एक पर नेगेटिव चार्ज, एक पर पॉजिटिव चार्ज। इस प्रकार जो हमारा निकाय बनेगा उसी को क्या कह देंगे? ये इसका मिड पॉइंट होता है। ये क्या है मान लो? क्लियर है बात इतनी?
तो ये वैद्युत द्विध्रुव हो गया। अगला जो टॉपिक आता है बच्चों वो आता है वैद्युत विभव। क्या आएगा? तो भाई नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है बड़ा आसान टॉपिक है जी। इससे आसान तो आपने कुछ देखा नहीं होगा क्योंकि ये 10th में भी था। 10th में भी मैंने इसे तुम्हें पढ़ाया है जी। विभव बड़ा इजी है। आवेश को कहां से लाएंगे? अनंत से। अनंत से किसी आवेश को लाने में जो कार्य किया जाएगा उसे ही क्या कहेंगे? मान लो बच्चों कोई ये वैद्युत क्षेत्र है और कोई आवेश रखा अनंत पर, क्या है बोलो? अब इस Q0 आवेश को लविस हम ये चाह रहे कि यहां से आ जाए और इसमें रखा जाए। तो यहां रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ काम करना पड़ेगा या नहीं? हम इसे यहां लेके आए, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रख दिया, तो यहां तक लाने में इसे जो कार्य किया जाएगा उसी को क्या कह देंगे भाई? मान लो इसे यहां से यहां तक लाने में कितना वर्क हुआ भाई? तो वहां से यहां तक लाने में जो कार्य हुआ वही क्या कहलाएगा? और वैद्युत विभव को किससे दिखाते हैं भाई? और मैंने कहा किसी एकांक परीक्षण आवेश को, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। क्लियर है कहानी? तो यानी 3 चीजें हैं, V है, W है, Q है, और V की वैल्यू हमें निकालनी है भाई तनिष। तो एकांक किसके साथ है बताओ? तो वो तो जाना बटे में, और यहाँ क्या आ गया? तो फार्मूला क्या बना V का? और भाई W का मात्रक हुआ जूल प्रति, और जूल प्रति कूलाम भैया इसकी क्या है बोलो? मात्रक। या वोल्ट सबसे फेमस है। सबसे फेमस क्या है? कहीं भी वोल्ट दिख गया तो समझ लो किसकी वैल्यू है? V की, वैद्युत विभव की। कैसी राशि है भाई? बात करेंगे वीमा की। तो आप मुझे ये बता दो W की वीमा क्या है जी? ML2, अरे लिखवाया था ना अभी वीमा। और आवेश की वीमा बताओ, यहां तक कोई समस्या? तो भैया जी क्या बनेगा बताओ? M किसकी वीमा है? तो इतनी बात क्लियर है। इसी का भाई है बिल्कुल ऐसा ही डेरिवेटिव, सेम टू सेम टॉपिक है जिसका नाम है वैद्युत विभवांतर। अब ये वैद्युत विभवांतर क्या है भाई? बच्चों वैद्युत विभवांतर का मतलब है कि किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? यानी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में। मान लो बच्चों वैद्युत क्षेत्र में 2 बिंदु हैं हमारे, एक A है और एक, यहां पर एक आवेश रखा प्लस। अब प्लस Q0 को B से A तक ले जाने में मान लो कितना कार्य हुआ? तो यही क्या कहलाएगा? वैद्युत बराबर क्या होगा? W बटे 0। इसकी एक और परिभाषा है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किन्हीं बिंदुओं के विभव के अंतर को
विभव के अंतर को क्या कह देंगे भाई? अब बताओ बी से ए पे आया तो हम लिखेंगे वी ए माइनस बराबर, और भाई वी ए माइनस वीबी को डेल्टा वीबी लिख दें हम, और क्या बनेगा? बस जी ये इसका डेल्टा वी का मतलब। अच्छा कोई पूछे इस कैसी राशि है भाई? तुम तो होशियार हो भाई। और कोई कहे मात्रक या वोल्ट लिख दूं? और वीमा, वीमा तो भैया यही आएगी, क्या आएगी बोलो? ML2। कोई दिक्कत? एक छोटा सा टॉपिक होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कब निकालनी भाई? मैं बताता हूं कब निकालनी। मान लो यहां पर एक बिंदु O है जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा है, और इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, और इस बिंदु P पर मुझे निकालनी वैद्युत क्षेत्र की। तो बच्चों प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां की ओर होगी? ये आपको ध्यान रखना। और इसका जो फार्मूला बनता है वो फार्मूला आपको याद रखना, E बराबर 1/4 पाई ये होगा। और कोई इसका मात्रक पूछता है तो क्या बनेगा बोलो? न्यूटन प्रति, ये इसका मात्रक। कोई समस्या नहीं। उसके बाद क्या बनेगा देखो ध्यान से। मान लो यहां बिंदु O है, इस पर प्लस क्यू आवेश है, r दूरी पर एक बिंदु P है, तो अब की बार मुझे निकालना क्या है बताओ? वैद्युत ये प्लस क्यू आवेश है, r दूरी पर एक बिंदु P है, इस पर मुझे निकालना विभव। तो क्या फार्मूला निकलेगा V का? 1/, r स्क्वायर नहीं आएगा भाई, क्या आएगा? V इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे, अंतर क्या है दोनों में? यहाँ स्क्वायर, यहाँ r आएगा, और इसका मात्रक क्या होगा भाई? वोल्ट। तो कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? अच्छा ये बताओ जो बेस बताया गया क्या वाकई इम्पोर्टेंट है या नहीं? अगर कोई इतनी चीज को पढ़ ले, इन टॉपिकों को अच्छे से डिस्कस कर ले, तो मुझे लग रहा है उसको पहली यूनिट में तो कोई समस्या आने वाली नहीं। तो चलो अगले वाली क्लास में फिर बढ़ाएंगे इसे आगे।